भारत की हवा में ना एक अनकही सी इमरजेंसी छिपी हुई है। मतलब एक ऐसा संकट जिसे हम सब रोज महसूस तो करते हैं, पर शायद इसकी पूरी तस्वीर को समझ नहीं पाते। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 40। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में से 40 शहर भारत के हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हमारी कड़वी सच्चाई है। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये संकट असल में कितना बड़ा है। फिर इसकी असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। हमारी हवा में आखिर ऐसा है क्या? ये प्रदूषण का परफेक्ट स्टॉर्म बनता कैसे है? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि साफ हवा की तरफ जाने वाला रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या असल में कितनी गहरी और कितनी फैली हुई है। मतलब जितना हम हेडलाइंस में देखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा। देखिए, अक्सर जैसे ही वायु प्रदूषण की बात होती है, सबके दिमाग में दिल्ली की सर्दियों वाली धुंध आ जाती है ना। लेकिन असलियत ये है कि ये प्रॉब्लम किसी एक शहर या किसी एक मौसम तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये अब पूरे साल चलने वाली पूरे देश की सच्चाई बन चुकी है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। एक तरफ है WHO की बताई हुई सेफ लिमिट और दूसरी तरफ है वो हवा जिसमें भारत की 40% आबादी सांस ले रही है। फर्क बिल्कुल साफ है। प्रदूषण का लेवल सेफ लिमिट से 5 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े वाकई हमें रोककर सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अब बात करते हैं इस संकट की असली कीमत की। वो छिपी हुई लागतें जो हमारा स्वास्थ्य और हमारे देश की अर्थव्यवस्था दोनों चुका रहे हैं। 20 लाख। हर साल भारत में लगभग 20 लाख लोग समय से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। और इसकी सीधी सीधी वजह है हवा में घुला जहर, यानी वायु प्रदूषण। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20 लाख जिंदगियां हैं। और जो लोग जी रहे हैं, उनकी सेहत का क्या हाल है? एक सर्वे बताता है कि जो भारतीय सिगरेट नहीं पीते, उनके फेफड़े भी यूरोप के लोगों के मुकाबले औसतन 30% तक कमजोर हैं। सोचिए जरा, बिना सिगरेट पिए ही हमारे फेफड़ों को कितना डैमेज हो रहा है। और इस खतरनाक बदलाव को तो डॉक्टर्स अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले लंग कैंसर के ज्यादातर मरीज स्मोकर्स होते थे, लेकिन आज उनमें से लगभग आधे नॉन स्मोकर्स हैं। और ये बीमारी अब कम उम्र के लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपनी चपेट में ले रही है। और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी है। वायु प्रदूषण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल अपनी GDP का लगभग 1% का नुकसान उठाना पड़ता है। आपको अंदाजा है ये रकम कितनी है? ये देश के पूरे हेल्थ केयर बजट के बराबर है। तो सवाल ये है कि हमारी हवा में आखिर ऐसा है क्या जो इतना ज्यादा नुकसान कर रहा है? देखिए, किसी भी समाधान तक पहुंचने के लिए पहले समस्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रदूषण का जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो है PM 2.5। ये इतने महीन कण होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। और ये सीधे हमारे फेफड़ों में बहुत गहराई तक चले जाते हैं। ठीक वैसा ही नुकसान करते हैं जैसा सिगरेट का धुआं करता है। अच्छा, तो ये PM 2.5 आता कहां से है? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इसके कई सोर्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सोर्स जिस पर ज्यादा बात नहीं होती, वो है घरों में जलने वाला चूल्हा। भारत के 10 करोड़ से ज्यादा परिवार आज भी खाना पकाने के लिए लकड़ी और बायोमास पर निर्भर हैं, और यही इस जहरीले धुएं का एक मेन कारण है। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि उत्तर भारत में ही हालात इतने ज्यादा बिगड़ क्यों जाते हैं? इसकी वजह है एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब कई भौगोलिक और मौसमी वजहों का एक साथ मिल जाना। इसको ना इस ग्राफिक से समझते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों से जितना भी प्रदूषण उठता है, वो ऊपर जाकर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक दीवार से टकराता है, हिमालय। ये पहाड़ उस प्रदूषित हवा को आगे नहीं जाने देते, और नतीजा, सारी जहरीली हवा इसी इलाके में फंसकर रह जाती है और दिल्ली जैसे शहर एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाते हैं। ये चुनौती देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका कोई हल नहीं है। चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं और हमारे सामने असल चुनौतियां क्या हैं। क्या इतने बड़े स्केल पर हवा को साफ किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। एक वक्त था जब दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन में हुआ करता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 साल के अंदर अपने PM 2.5 लेवल को 33% तक कम कर दिया।
ये साबित करता है कि अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो बदलाव मुमकिन है। तो चीन ने ऐसा क्या किया? उन्होंने कुछ बड़े और सख्त फैसले लिए। कोयले की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल शुरू किया, घरों में लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। अब भारत भी इसी दिशा में काम तो कर रहा है, जैसे एलपीजी की पहुंच बढ़ाना। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अलग अलग राज्यों के बीच में तालमेल बैठाना, क्योंकि प्रदूषण किसी एक शहर की बाउंड्री को नहीं मानता। तो भारत के सामने असली चुनौतियां क्या क्या हैं? पहली, जैसा मैंने कहा, प्रदूषण राज्यों की सीमाएं नहीं देखता। दूसरी, किसानों को पराली जलाने का एक मजबूत और सस्ता विकल्प देना होगा। तीसरी, उन 10 करोड़ परिवारों को चूल्हे के धुएं से निकालकर स्वच्छ ईंधन तक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। और इन सब के बीच विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सेहत के बीच एक बैलेंस बनाना सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सही नीतियां बनाकर और आपसी सहयोग से भारत अपनी हवा को फिर से सांस लेने लायक बना सकता है? जवाब हाँ में हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और समाधान दोनों मौजूद हैं। असली परीक्षा इन समाधानों को जमीन पर एक साथ पूरे देश में लागू करने की इच्छा शक्ति की है।